हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। भाई हमें पढ़ना है गॉस लॉ, और गॉस लॉ को पढ़ने से पहले हमें आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई एक छोटा सा टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, यानी इसका सिंबल क्या होगा, फाई। और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ऐसा आपको मैग्नेटिक फ्लक्स भी देखने को मिलेगा, तो हम इसको फाई ई बोलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखो क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। हमने कोई एक एरिया लिया, कोई प्लेन सरफेस लिया। क्या लिया बच्चों, प्लेन सरफेस। तो हमने एक प्लेन सरफेस लिया और इस प्लेन सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इस प्लेन सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, वो भी कैसी, परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए कितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं। तो भाई यहाँ हमने देखा कि ये सरफेस है और सामने से स्ट्रेट लाइन आ रही है, मतलब 90 डिग्री है। तो देखो फील्ड लाइंस तो बहुत हैं, पर इसमें से कितनी निकल रही हैं, 1 2 3 4। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कितना होगा बच्चों, 4। तो फाई ई इज इक्वल टू 4, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि इस प्लेन सरफेस से नॉर्मली या परपेंडिकुलरली कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, उस वही होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में जो हमने अभी समझा है बस वही हमें लिख के दिखा देना है। तो होप आप लोग को समझ आ गया होगा। तो पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing perpendicular to a plane surface, the number of electric field lines passing perpendicular, ये देखो प्लेन सरफेस और इससे 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो होप आप लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ आ गया होगा। तो बच्चों अब अगर फ्लक्स समझ में आया तो हम इसके कुछ फार्मूलेज देख लेते हैं भाई। अब यार देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई ए, ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो ये फ्लक्स जो है, सबसे पहले तो देखो ये एरिया पर भी डिपेंड करेगा। अगर इसका एरिया बढ़ा देंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा पास होगी। भाई सोच लो, इसका एरिया बढ़ा देते तो ये भी इससे जाती, ये भी इससे जाती, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अच्छा, फिर सेकेंड चीज़, और किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। तो देखो डायरेक्टली, क्योंकि सीधा ये बढ़ाओगे तो ये बढ़ती चली जाएगी फ्लक्स। अच्छा एरिया, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर भी तो डिपेंड करेगा भैया। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रांग होंगी, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल पास पास रहेंगी। भाई हमने पढ़ा था ना कि जहाँ डेंसिटी ज़्यादा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा। इनकी डेंसिटी बढ़ाओगे तो ये क्लोज आ जाएंगी, क्लोज आएंगी तो इतने ही एरिया से जो 4 निकल रही हैं, हो सकता है वो क्लोज आने के बाद 8 निकलें। तो भैया ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो अब हम दोनों को मिला देते हैं भाई। जब हम दोनों को मिलाएंगे तो फाई ई इज इक्वल टू ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई ए और एक आएगा कॉस थीटा। ये हो गया भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा ये कॉस थीटा, ये तो कुछ देखा सा है भाई। हमने पढ़ा है कि जब भी दो वेक्टर्स ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो बनता है ए बी कॉस थीटा। तो यहां बन रहा है ई ए कॉस थीटा, मतलब हम इस फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे, कौन कौन से दो वेक्टर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, तो हमें क्या मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो भाई अब हम थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं कि यूनिट क्या बनेगी। तो ऐसा ही यूनिट देख लेते हैं। अरे यार फ्लक्स कैसे निकल रहा है, फ्लक्स ये तो कांस्टेंट है, तो फ्लक्स निकल कैसे रहा है भैया, तो फ्लक्स आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से और एरिया से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है भाई, ये तो कॉस थीटा कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है, फोर्स अपॉन चार्ज, ऐसे ही तो निकलता है, फोर्स की न्यूटन, चार्ज की कूलाम। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट इनटू ए का मतलब एरिया, एरिया की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन कूलाम मीटर स्क्वायर। या हम और कैसे लिख सकते हैं इसको, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ओहो, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया कंप्लीट। तो होप आप लोग को समझ आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। और अब हम देखेंगे गॉस लॉ, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट
और इसके लिए हमें फ्लक्स आना बहुत ज़रूरी था। तो भाई अब हम पढ़ेंगे गॉस लॉ, और गॉस लॉ का नाम सुनते ही आप लोग खुश हो गए, पर ये वो वाला गॉस नहीं है। तो आओ देखते हैं भाई गॉस लॉ क्या होता है। देखो यार, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मान लो हमने एक कोई 3D सरफेस बनाया। कैसा? 3D। अगर 3D है तो ये सर्कल तो नहीं होगा, ये क्या होगा? स्फीयर। इस स्फीयर में हमने क्यू चार्ज रख दिया। कितना चार्ज रख दिया? क्यू चार्ज। अब चार्ज है तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी निकलेंगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर जाती हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाती हैं। यानी अब ये चार्ज क्यू है अगर, तो इससे चारों तरफ रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर 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 सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी, और फील्ड निकलेंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। तो भैया ये गॉस लॉ जो हमें देता है वो फ्लक्स देता है। क्या बताता है? फ्लक्स। ये बोलता है कि इस सरफेस से इस क्यू चार्ज की वजह से टोटल जो फ्लक्स आएगा वो फाई नेट किसके बराबर होगा? चार्ज इनसाइड द सरफेस, टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो होप आप लोग को गॉस लॉ समझ आ गया होगा। देखो अब हम डेफिनेशन पे चलते हैं। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, कोई नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस ले लिया हमने, ठीक है। 3D सरफेस होना चाहिए, ये ध्यान रखना। इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो भैया 2 का 2 टाइम्स निकालना हो तो ऐसे ही तो निकालते हैं, 2 का 2 टाइम्स 4। तो क्यू चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, क्यू का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही तो बनेगा, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। तो द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नेट टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यानी इस सरफेस के 3D सरफेस होना चाहिए, कोई सा भी सरफेस हो, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। हमने एग्जांपल के लिए मान लिया कि स्फीयर है, इसके अंदर टोटल चार्ज क्यू है, तो इसका टोटल फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स होगा क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, यानी 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। तो होप आप लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ आ गया होगा। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग, और उसके बाद हम करेंगे प्रूफ। तो भाई प्रूफ के बिना हम चीज़ों को कैसे मान सकते हैं, तो आप इसको नोट करो, फिर हम देखेंगे इसका प्रूफ। तो आओ भाई गॉस लॉ का प्रूफ देखते हैं। लेट्स से कि हमने एक 3D सरफेस लिया और उस सरफेस को हमने मान लिया क्यू, सॉरी उस सरफेस को हमने स्फीयर मान लिया। क्या मान लिया? स्फीयर, जो कि एक कैसा सरफेस है? 3D, ठीक है भाई। अब इस स्फीयर की वजह से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी क्योंकि क्यू चार्ज रखा हुआ है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? रेडियली आउटवर्ड्स। अगर नेगेटिव भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इनवर्ड्स होती, पर फील्ड तो क्रॉस करती ना इस सरफेस को, ठीक है भाई। इसके लिए जो फील्ड लाइंस बनेंगी वो हर तरफ जाएंगी, रेडियली आउटवर्ड, एवरी डायरेक्शन में। तो अब हर जगह ये कैलकुलेट करना पॉसिबल तो नहीं है। तो आओ हम देखते हैं भाई, यहाँ से हर जगह अगर लाइन जा रही है तो कोई लाइन इधर भी जा रही होगी भाई, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इधर भी जा रही होगी, और ये पड़ गया सरफेस। तो एक छोटा सा एरिया लिया हमने, कैसा लिया? छोटा एरिया। इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाएगी वो कैसे जाएगी? इस तरफ, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, किसी भी जगह पर अगर हमें एरिया वेक्टर निकालना है तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर जाता है 90 डिग्री पे। तो यार इस सरफेस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी जाएगी? 90 डिग्री पे। भाई तुम्हें पता है कि सरफेस से 90 डिग्री बनाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो भी ऐसी गई। यहाँ पर अगर हम एरिया वेक्टर निकालें इस छोटे से एरिया एलिमेंट डीए के लिए, हमने एक छोटा है भाई, पूरे के लिए कैलकुलेट करना हमारे लिए इतना इजी नहीं है, तो हम छोटे छोटे एरियाज को कैलकुलेट करके उनको जोड़ देंगे। अच्छा, यहाँ पर जो एरिया एलिमेंट का बनेगा एरिया वेक्टर, वो कुछ इस तरीके से जाएगा, यानी इनके बीच का जो थीटा है वो कितना होगा? 0। किसके बीच का? इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए वेक्टर, एरिया वेक्टर। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी 90 डिग्री पे, एरिया वेक्टर भी 90 डिग्री पे, यानी दोनों आपस में पैरेलल, और दोनों पैरेलल होंगी तो उनके बीच का थीटा कितना होगा? 0। अब ये हर जगह सेम होगा क्योंकि जहाँ पे भी आप फील्ड लाइन भेजोगे वो 90 डिग्री पे जाएगी, और वहाँ का एरिया एलिमेंट लोगे जब आप छोटा एरिया एलिमेंट, तो उसका वेक्टर भी 90 डिग्री पे, यानी हर जगह ये थीटा इन दोनों के बीच का कितना होगा? 0।
नहीं मान रहे हो तो भाई और देख लो, यहाँ पर हमने एक छोटा सा एरिया वेक्टर लिया, यहाँ पे जो फील्ड लाइन जाएगी तो वो यहाँ से 90 डिग्री बनाएगी, मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एरिया वेक्टर कैसे जाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर, तो यहाँ से एरिया वेक्टर भी कैसे जाएगा, इस तरीके से, यानी दोनों के बीच में थीटा यहाँ पर भी कितना होगा, 0। चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो। हमने इसको छोटा सा एरिया डीए बोला, इसको भी छोटा सा एरिया डीए बोला। तो यहाँ से बनने वाला फ्लक्स भी हम छोटा है। तो देखो अब हम लिखें फ्लक्स थ्रू, अच्छा इसका जो रेडियस है वो r है, कितना है इस स्फीयर का रेडियस r। तो फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल एरिया एलिमेंट, स्मॉल एरिया एलिमेंट डीए, छोटे से एरिया डीए के लिए जो फ्लक्स बन रहा है हमने उसको भी क्या बोला, डी फाई। भाई जब हम किसी चीज़ का छोटा एलिमेंट निकालते हैं तो हम उसको डी फाई या डीए बोलते हैं। तो डी फाई जो होगा, आप देखो याद करो फ्लक्स क्या होता था, फ्लक्स होता था ई ए कॉस थीटा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह सेम है, ठीक है, और छोटा सा एरिया इधर हमने कितना लिया, डीए। अब ये कॉस थीटा किसके बीच में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो कितना है थीटा, 0 यानी कॉस 0। तो कॉस 0 कितना होता है, 1, यानी जैसे हम इसको 1 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ईडीए। अच्छा दूसरा भी लिया था हमने, उसके लिए भी चेक करते हैं। देखो आएगा सब सेम, अलग नहीं आएगा क्योंकि उस पूरे सरफेस पर सेम रहेगा, पर ठीक है चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखो क्या है, ई डॉट डी ए, ये तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, और कॉस इनके बीच भी 0। यहाँ पर भी देखो, वहाँ एरिया वेक्टर 90 पर और फील्ड भी 90 पर, तो दोनों पैरेलल, पैरेलल मतलब थीटा 0, यानी ये भी कितना हो जाएगा, ई डी ए। ठीक है भाई, तो यानी कि हमें समझ में आया सब जगह सेम है। तो ऐसे छोटे छोटे कब तक निकालेंगे, तो हम जब छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ते हैं तो हम इंटीग्रेशन करते हैं, आपको याद होगा। तो भाई हम इसको जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन। सो वी विल गेट नेट या टोटल फ्लक्स by adding the flux through all the small area elements। तो जो हमें नेट फ्लक्स मिलेगा वो ये छोटे छोटे एरिया से जितना निकल रहा है सभी को जोड़ देंगे तो टोटल मिलेगा। और जोड़ने के लिए भाई ऐसे पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या कर दें, यहाँ पर देखो डी फाई कितना आया, डी फाई ईडीए के बराबर। तो हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं, क्या करते हैं, जोड़ने के लिए हम हमेशा इंटीग्रेट करते हैं। तो लिख दो भैया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब भी हमें छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ना हो तो हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई हो जाएगा और इधर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ईडीए। ठीक है, ये निकल के आया था ईडीए। अब देखो इसके बाद हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो यार देखो इंटीग्रेशन के लिए एक फॉर्मूला याद रखना आप लोग कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। आपको नहीं आता तो आप इसको लिख लो, एक ये तो हमें, और एक और फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट डी एक्स इज इक्वल टू x। ये हमेशा याद रखना, ये दोनों फॉर्मूले आप लिख लो, आपको डेरिवेशन में पूरे फिजिक्स में हमेशा साल भर काम आएगा। कि भाई कभी भी हमें इंटीग्रेशन अगर x की पावर में कुछ है, देखो यहाँ पर हम dx के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, कहाँ dx, तो यहाँ पर x की टर्म में आ रही है। अगर मान लो जैसे यहाँ पर हमारे पास फाई है, अब हम यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो लिख सकते हैं ना। जब हम x1 को dx की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा, तो अगर 1 को d फाई की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, फाई। ये दोनों फॉर्मूले आप कॉपी में लिख लेना। तो भाई ऐसा हमने किया, तो यहाँ से जब डी फाई हमने किया तो वो कितना बनेगा, फाई, और वो जुड़ करके आ रहा है तो कैसा बनेगा, फाई नेट या फाई टोटल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का ना तो इंटीग्रेशन होता है ना ही डिफरेंशिएशन, तो ये कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेट कौन होगा, डी ए, और भाई यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। और 1 को अगर हम dx के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो x आता है, d फाई के साथ फाई आता है, तो dA के साथ कौन आएगा, a।
यानी फाई नेट इज इक्वल टू ई इंटू ए। अब यार जरा ये बताओ कि एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी रेडियस आर है, तो इस एरिया की वैल्यू रख दो। तो फाई नेट इज इक्वल टू ई। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनती है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ से इस पॉइंट पर कहीं भी देखेंगे तो सब जगह की डिस्टेंस क्या होगी? सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है हर जगह, तो हमने क्या रख दिया? के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। आप पिछले लेक्चर्स में पढ़ के आए हो, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर हम इस एरिया की वैल्यू और रख देते हैं जो कि है 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये बताइए कि फाई नेट इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये के हो गया, ऊपर क्यू आ गया टोटल चार्ज, नीचे आर स्क्वायर, और ऊपर कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। भाई कुछ भी नहीं करना है, देखो यहाँ पर ई इंटू ए हो रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। आपको नहीं पता, पिछले वेक्टर देख लेना। यहाँ पर डिस्टेंस आर है और सब जगह आर ही रहेगी, यानी ये कांस्टेंट है, हर जगह सेम आएगी। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने पहले भी बताई थी, के कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू हमने रखी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज ऊपर आ गया, नीचे आर स्क्वायर आ गया, और एरिया से हमने इसका कर दिया मल्टीप्लाई। तो देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो फाई नेट इज इक्वल टू, ऊपर कौन बचा? टोटल चार्ज, और नीचे कौन बचा? एप्सिलॉन नॉट। हाय 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 हाय, यही तो प्रूफ करना था हमें, यही तो गॉस लॉ है। गॉस लॉ, टोटल फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही हमने प्रूफ किया, टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो भैया दिस इज गॉस लॉ, दिस इज गॉस लॉ। तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये, और बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी और आपके कंपटीशन के लिए भी। अगर आप लोग 12th में आ गए और आपने प्रीवियस 4-5 साल के पेपर देख लिए हैं, तो होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, और समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप इसको नोट कर लीजिए।